स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। हमारे मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। ब्रेक से पहले हमने बीजेपी के मिशन 300 प्लस की बात की। कहां से आएगा वो 300? उसमें राम मंदिर जब 24 में कपाट खुलेंगे, 370 की बात की जाएगी, यूसीसी की बात की जाएगी, वो तमाम मुद्दे शामिल हैं और दक्षिण में बीजेपी की आउटरीच भी। अब हम बात करेंगे विपक्षी एकता में टूट की। विपक्षी एकता के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खुद राहुल गांधी चलकर जा रहे हैं पटना, लेकिन देखिए बंगाल में क्या झगड़ा छिड़ा हुआ है कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक तस्वीर पर अभी जो विवाद हुआ है वो आपको दिखाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है और उन्होंने अभी नर्मदा आरती की थी और उस नर्मदा आरती की तस्वीरें ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं कि उन्हें पूजा करना भी नहीं आता, भगवान की आरती से पहले खुद की आरती कर ली। वो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये वीडियो ट्वीट किया है संबित पात्रा ने और इसमें वो आरोप लगा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा पर, उनके हिंदू प्रेम पर। ये है वो तस्वीर। तो आप देखिए, एक तरफ विवेक तनखा है, दूसरी ओर कमलनाथ है और हाथ में जोत है प्रियंका के, और उन्होंने पहले आरती की, उसके बाद विवेक तनखा को पकड़ा दिया। और उसके बाद जो है, जो अब वो जोत से जो आरती लेती हैं, इस पर एतराज किया है संबित पात्रा ने। और संबित पात्रा लिख रहे हैं कि भगवान से पहले खुद आरती लेना और देश से पहले गांधी परिवार की आरती उतारना, यही इन कांग्रेसियों की पहचान है। और ये जो रेड सर्कल किया, ये भी बीजेपी की तरफ से किया गया है, ये भी हम बता दें। तो ये देखिए एतराज है, कौन है असली हिंदू, इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। और बीजेपी कांग्रेस पार्टी के हिंदू प्रेम को पंक्चर करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब हालांकि इसमें विवाद करने जैसा कुछ है या नहीं, ये बात हम लोग जरूर कर सकते हैं। वो आरती ले रही थी, मतलब जो आदत नहीं है आपको, वो आपके स्वभाव में नहीं है। बात इसकी है, आपने गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को कौन सा हिंदू त्योहार मनाते देखा है? नहीं, वो इतनी छोटी छोटी बातों को नोटिस करके और फिर पब्लिक डोमेन में डालना। चुनाव का समय है, इससे भी छोटी बात नोटिस होगी। बीजेपी का कोई करेगा तो उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा बनेगा, अगर बीजेपी का कोई नेता ऐसा कर दे तो क्या कहना चाहते हैं संबित पात्रा की प्रियंका गांधी को आरती उतारनी नहीं आती? ये स्ट्रेटेजी नहीं, ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व है नहीं अंदर से। जो मैंने कहा, ओढ़ने की कोशिश हो रही है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। इसका एक मतलब स्वभाव नहीं है, जानकारी नहीं है, आदत में नहीं है वो। इसका एक मतलब ये भी है कि प्रियंका गांधी के मंदिर जाने से या नर्मदा आरती करने से थोड़ी बीजेपी में घबराहट भी है कि अगर हिंदू उसका जो है, उसकी जमीन कांग्रेस न ले ले तो उनकी तमाम सारी कमियों को भी जो है आप दिखाइए। जैसे राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा में ट्वीट हुआ था। तो इस तरह की ये राजनीतिक पार्टियों में होड़ होती है। मुझे याद है जब केदारनाथ मोदी जी गए थे तो परिक्रमा कर रहे थे तो कांग्रेसियों ने ट्वीट किया था कि वो जूते पहने हुए हैं। तो इस तरह की ये राजनीतिक दल जो है छोटी छोटी कमियां दिखा करके, क्योंकि वो थोड़ा सा बताना चाहते हैं साहब देखिए इनको ये संस्कार नहीं आता। तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं, आपका मानना है कि इससे बीजेपी भी कुछ हिली हुई है, ये भी दिखता है? निश्चित रूप से। देखिए, जब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो बीजेपी तुरंत उस पर रिएक्ट करती है। अरे भाई, ये बात आप ये रिएक्ट करिए, चलिए देखिए साहब हमारे एजेंडे पे आ गए, समझ में आता। लेकिन आप उसके हिंदुत्व पे सवाल उठा लेते हो। वैसे तो मंदिर जाना कोई हिंदुत्व का प्रतीक नहीं है। हिंदुत्व, सावरकर ने खुद कहा था कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये एक राजनीतिक विचारधारा है जो उसके प्रतिपादक है। मैं मंदिर जाता हूँ लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। तो हिंदुत्व एक विचारधारा है और मंदिर जाना एक संस्कार है। ठीक, हर जी कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए प्रदीप जी ने जो कहा वो कोई भी, और मैं तो कहता हूँ आप खुद ही याद कीजिए ना, घर में कोई भी पूजा पाठ होता है, मैं जितने लोग टीवी देख रहे हैं, इंडिया टीवी, ध्यान से सोचिए, पूजा होती है तो क्या होता है? आरती आप करते हैं, घर का हर सदस्य बारी बारी से आरती करता है। कुछ नहीं तो लक्ष्मी जी की आरती तो दिवाली पे करते ही करते होंगे, उस वक्त तो सबको लगता है थोड़ी लक्ष्मी जी आ जाएं। लेकिन गंगा जी पे, माँ नर्मदा पे, नदी पे, घर में नई बहू आई, कोई पूजा पाठ हुआ, सत्यनारायण हुआ, और तो और महिलाएं नाना प्रकार के व्रत रखती हैं। तो आरती पूरा परिवार भगवान को दिखाता है। जब उससे पूरा हो जाता है तब कहते हैं आरती संपन्न होने के बाद घर के किसी बच्चे को या गृह लक्ष्मी को या किसी को कहते हैं कि अब पूरे घर में आरती दिखाइए, और तब आरती ली जाती है। अब ये सामान्य व्यवहार है। प्रियंका जी को ये सामान्य व्यवहार नहीं पता है, ये साफ साफ दिख रहा है। इसका राजनीतिक निहितार्थ क्या होगा
ये चुनाव के वक्त जनता लोग को देखेंगे, इसमें वो क्या तय दिख रहा है, ये- करेंगे। लेकिन ये मेन प्रियंका बात जी है को ना। आरती के बारे में नहीं पता है, ये साफ दिख रहा है। देखिए बेसिक बात यह है कि हम सब लोगों ने ये कहां से सीखा, कोई ट्रेनिंग थोड़े दी गई, घर में होते हुए बड़ों को करते हुए देखा है। तो उन्होंने घर में अपने बड़ों को करते हुए नहीं देखा है, तो वहां बताया गया कि आरती की जाती है, आरती ली जाती है, ये दो बात उनको बता दी गई। या ये भी हो सकता है आचार्य प्रमोद कृष्ण साथ होते तो शायद बता देते। नहीं नहीं, ये तो ठीक बात है कि कोई तो एक ऐसा होता जो उनको बताता, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा मां नर्मदा की आरती कर रहे हो और हर आदमी खुद ही आरती ले लेगा, फिर आरती उसी से अच्छा करने एक चीज लगेंगे। आपने और देखी, राजनीतिक बात कर लेते हैं, दिग्विजय सिंह नहीं दिखाई पड़े कहीं इसमें। इतने जबकि बड़े नर्मदा- आयोजन में दिग्विजय सिंह नहीं है, ये बात सही है, वो भी अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं मध्य जबकि नर्मदा यात्रा तो उनका एक तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने सबसे पहले नर्मदा पिछली यात्रा बार तो उन्होंने ही किया था और उसका बड़ा अच्छा परिणाम भी निकला। चलिए छोड़िए, अब यहाँ पर हम इस टॉपिक पर ओवैसी साहब ने जो कहा है इस पर वो एक बार कह देते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल हिंदुत्व की क्लोनिंग हो रही है और जो क्लोनिंग कर रहे हैं वो क्लोन नहीं हो पाएंगे बल्कि क्लाउन दिखेंगे। ये फैसला महाराष्ट्र देश की जनता को करना है, फिलहाल जिन राज्यों में चुनाव है वहां की जनता करेगी। आगे बढ़ते हैं, हम पश्चिम बंगाल की बात आपके साथ करने वाले थे। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है, दीदी और कांग्रेस पे फिर झगड़ा शुरू। वैसे तो ये झगड़ा शायद कभी खत्म ही नहीं हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि जब चुनावी एकता के नाम पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी एक मेज पर पटना पर में जाएंगे, बैठेंगे 23 तारीख को नीतीश कुमार के बुलावे पर, उससे पहले जो बंगाल में हो रहा है क्या वो हकीकत है और बाकी जो कुछ हमें दिखाई देगा वो केवल तस्वीर, फोटो आप दिखाई देगा। ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी के जो वार हैं, कटाक्ष हैं, जो हमले हैं, वो लगातार पैने होते जा रहे हैं और अब आरोप यहां तक हो रहे हैं। पहले तो उनका विधायक तोड़ लिया, एक विधायक उनका जीता था अभी हाल में। अब यह कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के नामांकन में इतनी हिंसा हुई कि विपक्ष के उम्मीदवारों को पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा और हत्या तक कराई गई कांग्रेस के कार्यकर्ता की। यह अधीर रंजन चौधरी का आरोप है। तो ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच नई झगड़े की वजह आपको बता दें, उससे पहले बंगाल से एक और बड़ी खबर। बंगाल के बांकुरा में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान झड़प हुई है और इस झड़प में कई बीजेपी के वर्कर्स घायल हुए हैं। टीएमसी ने नामांकन से यहां रोकने की कोशिश की, आरोप लगाया जा रहा है और उसके बाद ये झड़प हुई और उसके बाद लोगों को फिर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। तस्वीरें देखिए लगातार चल रही हैं। तो ये आरोप पहले भी ममता बनर्जी के ऊपर लग चुके हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन में भी, विधानसभा के चुनाव के जब नतीजे आए उसके बाद भी, कि विरोधियों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर हिंसा की गई, हमले किए गए। तो यह आरोप देखिए कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है, लेफ्ट भी लगा रहा है, बीजेपी भी लगा रही है ममता बनर्जी के ऊपर कि वहां जबरदस्त हिंसा हो रही है चुनाव में। क्या ये सारी बातें अब जब विपक्ष एक होने की बात कर रहा है, जब कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच किसी अंडरस्टैंडिंग की नौबत आएगी, अगर आती है तो इनको कैसे नजरअंदाज किया जाएगा? और ये सब, इससे बड़ा सवाल ये कि बंगाल में ये सब होता क्यों है, बार बार होता है। विधानसभा चुनाव के बाद बताया गया कि बीजेपी के समर्थकों को गांव के गांव खाली करने पड़े थे, पलायन करना पड़ा था। पहले पंचायत चुनाव हुआ तब भी यही बातें आई थी कि विरोधियों ने पर्चे तक नहीं भरे और इस बार फिर वही सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। बांकुड़ा में हुई झड़प के पीछे जो वजह है आपको बता दें, वही वजह ममता और कांग्रेस के बीच झगड़े की भी है। पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। इसमें ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें लिखा है कि बंगाल का पंचायत चुनाव सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में कराया जाए और इसके पीछे तर्क दिया गया है कि बंगाल में जंगल राज है, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ये लिख रहे हैं गवर्नर को। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव में एक बार फिर हिंसा। कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, कहा है कानून व्यवस्था की तुलना, कानून व्यवस्था नहीं है, जंगल राज है। टीएमसी के समर्थकों को राक्षस कहा गया है और कहा गया है कि बंगाल में लोकतंत्र को दफना दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी चिट्ठी में सिर्फ उन्हीं पीड़ितों के नाम लिखे हैं जो मुसलमान हैं। ये गौर कीजिएगा, जितने कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स जो टारगेट किए गए, जो मुस्लिम है, केवल उन्हीं के नाम वो चिट्ठी में लिख रहे हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि फूलचंद शेख की गोली मारकर हत्या हुई, बुरी तरह से घायल राबिका बीबी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मुस्लिम लोगों के नाम लेने के पीछे कांग्रेस का मकसद बंगाल के उन 30% मुसलमान वोटर्स पर भी प्रभाव डालना जरूर है। और पीड़ितों के घर पहुंचे अधीर रंजन चौधरी ने इसके बाद ममता बनर्जी पर क्या बोला, यह आपको सुनाते हैं। সে কি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী না পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর রাষ্ট্রপতি? কে সে? তার কথা না হ্যাঁ আছে না না আছে, তার কথা আমাদের কাছে কি মূল্য? কে সে? তার পরিচয়টা কি?
তার পরিচয় সে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এক আত্মীয়, তার খোকাবাবু। তো খোকাবাবু কি বলতে নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা কেন হবে? এত আপনাদের বা কেন মাথা ব্যথা হবে? তার লোকাস্ট্যান্ডি কি আছে এসব কথা বলার? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তো বলা উচিত এটা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে স্বীকার করছেন যে আপনি আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নন? আপনার খোকাবাবুকে আপনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন? বলুন আপনি। তাহলে খোকাবাবুকে নিয়ে এত আলোচনা কিসের? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে? তার কেন কোনো জবান, তার কেন কোনো স্টেটমেন্ট নেই, তার কেন কোনো বক্তব্য নেই? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আপনি কি আপনার জায়গা চেয়ার ছেড়ে দিয়েছেন খোকাবাবুকে? নাহলে কি করে একটা আপনার পার্টির নেতা কি করে প্রশাসনের কথা বলে? পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসকের যারা কর্তা ব্যক্তি আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা মুখ্যমন্ত্রী কথা শুনে চলবেন না তার আত্মীয়, তার আদরের খোকাবাবুর কথা শুনবেন? আপনারা ঠিক করে নিন। देश में कहीं कोई और वारदात हो जाती है या जहां पर बीजेपी को घेरने का सवाल हो, मोदी सरकार को घेरने का सवाल हो, सबसे आगे ममता बनर्जी रहती हैं। लेकिन खुद उनके राज्य में लगातार जिस किस्म की वारदातें हो रही हैं, और ये आरोप अब केवल बीजेपी नहीं लगा रही, कांग्रेस पार्टी को आपने ये आरोप लगाते हुए सुना, लेकिन इसके बारे में ना कोई विशेष चर्चा होती है, ना ये वारदातें रुकती हैं। नहीं, देखिए, सिद्धार्थ शंकर रे के समय से बंगाल में राजनीति की यही शैली हो गई। वो कहते हैं ना कि अपने दुश्मन से लड़ते लड़ते आप दुश्मन जैसे हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार जब नक्सल विरोधी वहाँ अभियान चल रहा था, उससे लड़ते लड़ते सीपीएम ऐसी हो गई, और सीपीएम से लड़ते लड़ते ममता बनर्जी हो गई, उससे ज़्यादा हो गई। और इस बात का पूरा डर है कि बीजेपी या जो भी पार्टी रिप्लेस करेगी वो भी वैसी हो जाएगी। संस्कृति बन गई है वहाँ। वही उसके बिना चल नहीं सकता। ममता बनर्जी की समस्या ये है कि अगर वो बदलना चाहें अपनी पार्टी को, पार्टी खत्म हो जाएगी। न भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है और न ये हिंसा की जो राजनीति है उसको खत्म कर सकती हैं। 16 में आपको याद हो तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उन्होंने वो जो कट मनी थी सबसे वापस करवाया था। उसका बड़ा असर हुआ था, इम्पैक्ट हुआ था, चुनाव फिर से जीत गई थी। आज उस स्थिति में नहीं है ममता बनर्जी। उनका पूरा ढांचा पार्टी का उसी पर खड़ा है, उसका अर्थतंत्र ही वही है। तो ये और दूसरी बात ये है, कांग्रेस पार्टी पता नहीं कि इस बात को क्यों नहीं समझ रही है कि जब तक वो सीपीएम के साथ खड़ी रहेगी, ममता बनर्जी बात भी करने को तैयार नहीं होगी। सीपीएम से लड़ी हैं, जान जोखिम में डालकर लड़ी हैं। उस सीपीएम के साथ अगर आएगी कांग्रेस पार्टी सामने, तो ममता बनर्जी के लिए वो एक तरह से लाल कपड़ा दिखाने जैसा है। नहीं तो सीपीएम में से ऐसा में क्या मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी को ही क्या मिल रहा है सीपीएम से? बंगाल में ही वो क्या है, और केरल में तो दोनों प्रतिद्वंदी हैं। कुछ नहीं भाई, सवाल वही है कि क्यों त्रिपुरा में अलायंस किया और क्यों बंगाल में किया, और मिला क्या? आप खोया है। अच्छा, इसको भी छोड़ दीजिए। अगर टीएमसी अगर लेफ्ट को छोड़ भी देती है कांग्रेस पार्टी, जो भाषा अधीर रंजन चौधरी इस्तेमाल करते हैं ममता बनर्जी के लिए, बीजेपी का भी कोई नेता ऐसा नहीं, शुभेंदु अधिकारी भी ये भाषा इस्तेमाल नहीं करते। जंगल राज राक्षस हो गए हैं। उम्मीद करेंगे आप 10 दिन बाद दोनों साथ बैठेंगे, गले मिलेंगे और कहेंगे हम अलायंस कर लेते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? तो विपक्षी एकता की जो समस्या है वो है रीजनल पार्टीज का डर। और कांग्रेस की, जब भी कांग्रेस बढ़ेगी, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, पहले भी कहा था कि जो भी विपक्ष में या किसी पक्ष में बड़ी पार्टी होगी वो बढ़ेगी तो बाकी पार्टियां घटेगी। देखिए, अभी इसी सवाल पर रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा, विपक्षी एकता के सवाल पर, और जो अंतर विरोध है, खासकर बंगाल का सवाल मैंने उनसे किया था, तो उन्होंने कहा कि रीजनल पार्टीज को कांग्रेस विरोध छोड़ना पड़ेगा, हम 4 कदम चलेंगे, 1 कदम उनको भी चलना पड़ेगा। ये बंगाल के सवाल पर उनका जवाब था। हो नहीं सकता। नहीं, ये बात तो देखिए राहुल गांधी ने भी विदेश में, अमेरिका में भी उसमें कही कि हमको गिव एंड टेक करके और करना पड़ेगा, और दिक्कतें हैं, उन्होंने कहा दे आर प्रॉब्लम्स इन द अलायंस, लेकिन हमको गिव एंड टेक करके चलना पड़ेगा। रणदीप सुरजेवाला लगभग वही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्टियों में कांग्रेस विरोध इनहेरेंट है। इसलिए इनहेरेंट है कि जो प्रदीप जी ने कई बार कहा, मैं भी दोहरा रहा हूँ उसको, कि कांग्रेस की ही जमीन छीन कर रीजनल पार्टियाँ आगे बढ़ी हैं। रीजनल पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी का फर्क समझिए। बीजेपी जहाँ जाती है वो रीजनल पार्टी की जमीन ले लेती है, कांग्रेस अपनी जमीन देकर रीजनल पार्टी से अलायंस करती है। वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, जहाँ देखिए। तो ये जिस दिन कांग्रेस बढ़ेगी जैसे जैसे, तो रीजनल पार्टियों की जमीन ही तो कांग्रेस पर ले लेगी। अभी जो सर्वेक्षण आए हैं उनमें आप देखिए, जो राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है वो भाजपा के वोटरों के बीच में, भाजपा के उसमें मोदी जी के समर्थकों के बीच में नहीं बढ़ रही है, वो बढ़ रही है गैर बीजेपी वोटर्स के बीच में। वो इसलिए तो कहां से आ रहे हैं वो समर्थक? वो रीजनल पार्टी से आ रहे हैं। लेकिन इन हालात में कम से कम, जो हम अलायंस की बात कर रहे थे, तो बंगाल में तो इस वक्त
अगर इतने हालात खराब हैं पार्टियों के बीच में, तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए? नहीं, दिक्कत है, ऐसा नहीं है। बंगाल और दिल्ली और ये पंजाब। दिल्ली पंजाब एक साथ जोड़ लीजिए, आम आदमी पार्टी के साथ ले, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां विपक्षी एकता में कई पेच हैं, ठीक है, जिनको सुलझाना है। बंगाल की बात आगे करते हुए, बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी बवाल कितना बड़ा होने वाला है, उसका ट्रेलर पंचायत चुनाव से पहले दिखा। पंचायत चुनाव से पहले मतुआ समाज के वोटर्स को लुभाने के लिए मतुआ मठ पहुंचे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ, उन्हें काले झंडे दिखाए गए और इस विरोध के बाद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने मतुआ मठ का अपमान किया, वो जूते पहनकर मठ के अंदर गए। ये सब कुछ मतुआ समुदाय का वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। तो आप देखिए, एक तरफ भिड़ी हुई है टीएमसी कांग्रेस पार्टी के साथ, तो वहीं दूसरा मोर्चा खोल रखा है बीजेपी ने। अभिषेक बनर्जी के विरोध में यहां नारे लगने लगे और शांतनु ठाकुर, बीजेपी एक्टिव, उनको मंत्री बनाया गया है, काफी यंग मंत्री हैं, वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उन्होंने जो है मोर्चा खोला हुआ है। और उन्होंने वो हो या अधीर रंजन चौधरी हो, सब कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी जो है वो सुपर सीएम है। तो परिवारवाद का आरोप भी यहां पर लगता है। उनके ऊपर सीबीआई की जांच भी चल रही है, जिसमें अभिषेक बनर्जी सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं। मतुआ समुदाय के मठ पर वो ठाकुरबाड़ी में गए थे, जहां पर यह नया विवाद हुआ है। हर्षवर्धन जी, कैसे दिखते हैं? नहीं, मैं तो सबसे पहले सारी राजनीति छोड़ के सौरभ जी, बंगाल के लोगों की पीड़ा पर जरूर बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हर बार ये बात होती है और हम सब सामान्यीकरण कहते हैं। अभी प्रदीप जी ने भी कहा, विनोद जी ने भी कहा, मैं भी वही कहूंगा कि वहां की राजनीतिक संस्कृति हो गई है। लेकिन जरा आप दुर्भाग्य सोचिए, हम आज़ादी के 75 वर्ष बाद बैठे हुए हैं, राजनीतिक चर्चा करने बैठे हुए हैं, और एक राज्य में पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, हर चुनाव में ऐसे हत्या और हिंसा होती है। अभी जो मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के एक वर्कर की हत्या हुई है, जिसको लेकर कोलकाता में चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव के समय हत्याएं हुई थी, हिंसा हुई थी, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का, युवक कांग्रेस का दफ्तर जला दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश में एक तथाकथित सेकुलर कोलिशन है, उसके लिए बातें ही नहीं की। सिर्फ और सिर्फ जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उनको जाना पड़ा, वो धुबरी चले गए, असम, जहां वो कैंप में थे। मुझे लगता है कि बंगाल की इस विषम परिस्थिति पर, वहां के लोगों के ऊपर हो रहे इस अत्याचार पर देश को बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सब कुछ देखते हुए, जिसको कहते हैं कि मक्खी देखते हुए वो निगल जा रही है, और यही वजह है कि अधीर रंजन चौधरी जमीन पर है, उनकी भाषा बिगड़ी हुई दिखती है, लेकिन वो रोज अत्याचार होता हुआ देख रहे हैं, तो उनकी भाषा वही रहेगी जो वर्कर की भाषा है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के लोगों को लगता है कि अच्छा, सबके बाद हमें भाजपा से लड़ना है, ये हमारा बड़ा वाला दुश्मन है। तो सेकुलरिज्म मतलब क्या? इस देश में एक वर्ग को मारा जाता रहे, एक राज्य में लोग रह नहीं पाए, वो सेकुलरिज्म है। मुझे लगता है विपक्षी एकता का सबसे बड़ा संकट यही है, फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर देश के लोगों पर हो रहे अत्याचार, अन्याय, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं होती, उसकी बात दूसरी ही बात होने लगती है। यह बहुत पीड़ा की बात है। चलिए, हमने महाराष्ट्र की इस पॉलिटिक्स पर बात की और पिछले कई दिनों से आप देखें तो महाराष्ट्र में कम्युनल टेंशन है। महाराष्ट्र में कहीं श्रद्धालुओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। महाराष्ट्र में अब एक और राज्य से सांप्रदायिक तनाव की खबर आ रही है। इससे पहले आपको याद है, औरंगजेब के नाम पर काफी बवाल हुआ था, पुलिस के साथ टकराव भी हुआ था। तो महाराष्ट्र से रह रहकर ऐसी खबरें आखिर क्यों आ रही हैं, और क्या इसी तर्ज पर महाराष्ट्र का चुनाव भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।